नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? केम छो? मजा मा? चलिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि ब्रिटिश विक्ट्री का टॉपिक हमारा चल रहा है और ब्रिटिश विक्ट्री के टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बंगाल। कल के क्लास में आपने पहले बंगाल के नवाब की कहानी पढ़ लिया। बंगाल का नवाब आपने पढ़ लिया। फिर हमने आपको बताया कि सिराज वर्सेस ब्रिटिश कंपनी, किन मामलों को लेकर दोनों के बीच में टकराव था। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर की संधि के बाद हमने आपको बताया कि चंदरनगर का युद्ध हुआ। और तब हमने आपको बताया कि पलासी की लड़ाई हुई। पलासी की लड़ाई के बाद हमने आपको बताया कि मीर जफर और डच वर्सेस ब्रिटिश, ये एक समीकरण बना। फिर हमने बताया कि एक बेदरा की लड़ाई हुई। बेदरा की लड़ाई और फिर मीर कासिम नवाब बना। फिर हमने देखा मीर कासिम के नवाब बनने के बाद दूसरा किस्सा क्या है कि मीर कासिम वर्सेस कंपनी हो गई। कंपनी और मीर कासिम के बीच में कुछ बातों को लेकर टकराव हुआ और तब हम देखते हैं कि बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि हुई। द्वैध शासन आया। उसके बाद विलय। इतनी बातें हैं। इतनी बातों के साथ में बंगाल का टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो आपको कल के क्लास में मैंने ये कंप्लीट करा दिया है कि मुर्शीद कुली खान बंगाल का नवाब बना था। उसके बाद फिर मैंने अली वर्दी खान के बारे में बता दिया था कि वो पहला नवाब था जो मुग़ल को पैसा नहीं देता था। फिर मैंने बता दिया था कि अली वर्दी खान ने सिराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन सिराज को घसीटी बेगम और शौकत जंग के खिलाफ उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ना पड़ा। उन लड़ाइयों में कंपनी वाले लोग
सिराज के दुश्मनों का साथ दे रहे थे। इसके आगे सिराज और कंपनी के बीच में दुर्ग को बनाने के लिए विवाद हुआ था और सिराज ने कंपनी के दुर्ग को तोड़ दिया। कंपनी वाले भाग कर चले गए समुद्र में। समुद्र में जब टिके थे तो उनकी सहायता के लिए दक्षिण से क्लाइव और वॉटसन आए थे और उन्होंने रिश्वत उश्वत देकर कलकत्ता फिर से प्राप्त कर लिया। जब कलकत्ता में फिर से कंपनी वाले आ धमके तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी से संधि कर लिया। संधि कौन सी संधि है? अलीनगर की संधि है। अलीनगर के बारे में बताया था, कलकत्ता का ही नाम अलीनगर रख दिया था सिराज ने, इसलिए उसको अलीनगर की संधि कहते हैं। अंग्रेजों ने नवाब सिराज के साथ में अलीनगर की संधि करके यह कहा कि हम सुरक्षात्मक उद्देश्य से दुर्ग का निर्माण करेंगे, लेकिन उन्होंने आक्रामकता का परिचय देते हुए फ्रांसीसियों के केंद्र चंदरनगर पे हमला कर दिया। उसके बाद नवाब ने उनके खिलाफ कार्रवाई किया और प्लासी की लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ तक की पूरी बात आपके सामने स्पष्ट थी। फिर हमने आपको ये बताया कि जब मीर जफर नवाब के रूप में काम कर रहा था तो अंग्रेज उससे से ज़्यादा वसूली की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से वो क्षुब्ध होकर अंग्रेज़ों को बंगाल से निकालने की योजना बनाया। तो किसके साथ मिलकर योजना बनाया? तो मीर जफर और डच एक दूसरे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लेते हैं। मीर जफर का उद्देश्य ये था कि पैसा देने से मुक्त हो जाएंगे और मनमर्जी का शासन चलाएंगे। डच का उद्देश्य ये था कि अंग्रेज यहाँ से निकाल दिए जाएंगे तो हमारा प्रभाव बढ़ जाएगा। बंगाल में डच लोग इसलिए इंटरेस्टेड ज़्यादा थे क्योंकि उनका ऑलरेडी बंगाल में महत्वपूर्ण केंद्र था। चिंसुरा, कासिम बाजार, ढाका, पटना, ये सब केंद्र थे जहाँ पर कि डच अपना व्यापारिक कार्य करते थे। तो वो विशेष रूप से इंटरेस्टेड रहते थे बंगाल में। लेकिन दिक्कत ये हुई कि अंग्रेज़ों ने पहले डचों को चिंसुरा की लड़ाई यानी कि बेदरा की लड़ाई में 1759 में हरा दिया और उसके बाद 1760 में मीर जफर को गद्दी से उतार दिया। जब इनको गद्दी से उतारा तो कौन नवाब बना? मीर कासिम। मीर कासिम जब नवाब बना तो मीर कासिम और नवाब के पद दोनों को मिलाकर देखिए तो क्या कहानी है। मीर कासिम चाहता है कि हम असली नवाब बने। असली नवाब का मतलब है मनमर्जी से शासन चलाएं, जबकि कंपनी चाहती थी कि कठपुतली बनो। हम जब जितना पैसा मांगें हमको दो, हम दस्तक का दुरुपयोग करना चाहें तो करें और हमारे अधिकारी तुम्हारे राज्य में लूटपाट करना चाहें तो करें, हम तुम्हारे विरोधियों को संरक्षण देना चाहें तो दें, तुम चुपचाप रहो। तो मीर कासिम और कंपनी के बीच में टकराव तो होना ही था। लेकिन बावजूद इसके पीटी के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा एक मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था जिसने कि कासिम और कंपनी के बीच में टकराव पैदा किया। तो वह है दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का दुरुपयोग के प्रश्न पर विवाद। दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर विवाद हुआ। दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर विवाद हुआ। दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर विवाद हुआ और इसी विवाद के कारण अंतुगतवा मीर कासिम ने अपना कैपिटल कहां शिफ्ट कर लिया?
मीर कासिम ने अपना कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर लिया? मीर कासिम ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया मुंगेर। ये याद रखिएगा, मुंगेर में राजधानी बनाया। उसके बाद मीर कासिम ने मुंगेर में एक कारखाना खोला था। किस चीज का? मीर कासिम ने मुंगेर में एक कारखाना खोला था। किस चीज का? वस्त्र उद्योग का। महंगे रत्नों का। बंदूक का। कलाकृतियों का। आप बताइए। बंदूक का। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। वेरी गुड, सबने सही बता दिया। तब अगला मुद्दा क्या है? कि दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो लड़ाई कहां होती है? बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई के बारे में विचार करिए। कब, कौन, कहां, क्यों, क्या परिणाम? इतने मुद्दे देखने हैं। कब तो ऑलरेडी मालूम है, 1764 में। कौन, तो एक तरफ ब्रिटिश कंपनी है, दूसरी तरफ मीर कासिम। प्लस अवध का नवाब सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला। अवध का नवाब सुजाउद्दौला। उसके बाद मुगल किंग शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। मुगल शहंशाह शाह आलम द्वितीय। अब अगला मुद्दा क्या है? कब और कौन की बात के बाद कहां? कब और कौन की बात के बाद कहां? तो कहां तो बक्सर हो, कोई दिक्कत नहीं, बिहार है, बक्सर बिहार में है। लड़ाई क्यों हुई थी? तो दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर। दस्तक के दुरुपयोग के कारण उपजा विवाद। दस्तक के दुरुपयोग के कारण उपजा विवाद। अब दस्तक के दुरुपयोग के कारण जो विवाद उपजा है उसकी थोड़ी कहानी समझ लो। कहानी कुछ इस तरीके की है कि कंपनी वाले को जब दस्तक मिला था तो वो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए उपयोग करते थे, इंटरनल ट्रेड करते नहीं थे। इसके वजह से भारत के अंदर के व्यापारियों को इसका कोई नुकसान नहीं सहना पड़ता था। लेकिन जब कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग शुरू किया, यानी कि इंटरनल ट्रेड करना शुरू किया, वो ट्रेड और बढ़ गया जब इनके अधिकारी और कर्मचारी भी ऐसा करने लगे।
वो ट्रेड और बढ़ गया जब उन्होंने कुछ भारतीय व्यापारियों को दस्तक बेचना भी शुरू कर दिया। तो होता ये था कि जिनके हाथ में दस्तक होता था उन्हें चुंगी यानी कि कर नहीं देना पड़ता था, जिन्हें कर देना पड़ता था उनकी तुलना में ये लोग बाजार में अपना माल सस्ते मूल्य पर बेचने में सक्षम हो जाते थे। ऐसी स्थिति में बिना दस्तक व्यापार करने वाले लोग कंपटीशन में टिक ही नहीं पाते थे। तो भारत के वो व्यापारी जो कंपनी के कंपटीशन में बिना दस्तक का व्यापार कर रहे थे और नवाब को कर दे रहे थे, वो व्यापार में टिक नहीं पा रहे थे। नवाब से शिकायत करते थे। नवाब बार बार कंपनी के ऑफिसर्स के सामने अपना प्रस्ताव रखते थे कि भैया आप दस्तक का दुरुपयोग मत करो, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए, कोई कार्रवाई नहीं। अंततोगत्वा मीर कासिम ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उसने कहा कि हम आज के बाद बंगाल के क्षेत्र में सभी व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हैं। जब सभी व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया तो कंपनी वाले जिस दस्तक का दुरुपयोग करके तुलनात्मक लाभ की स्थिति में थे, उनका वो तुलनात्मक लाभ हाथ से चला गया। जब तुलनात्मक लाभ हाथ से चला गया तो कंपनी को ये लगने लगा कि अरे ये तो हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं कर रही है, हम ही ने इसको गद्दी पे बिठाया और ये हम ही को हेकड़ी दिखा रहा है। तो यहां से टकराव बढ़ गया। इसको तुम इस तरीके से समझो कि ये इलाका है भारतीयों का, इतने जगहों पर चुंगी पोस्ट हैं। चुंगी माने कर का पोस्ट। कंपनी ने भी माल उठाया यहां से और इंडियन ट्रेडर ने भी माल उठाया यहां से। इंडियन ट्रेडर को यहां 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 सभी जगह कर देना पड़ा और कंपनी को कर नहीं देना पड़ा। तो 100 रुपये में दोनों ने माल खरीदा था, लेकिन 5-5 रुपया यदि इनको 5 जगह कर में देना पड़ा तो भारतीय व्यापारी का माल 125 रुपये का हो गया और कंपनी का माल वो 100 रुपये का ही रहा। तो यदि इस जगह पर बेचना है तो कंपनी 100 प्लस कुछ रकम लेकर अपना माल बेच देगी और भारतीय व्यापारी को हर हाल में 125 प्लस में ही बेचना होगा। कंपटीशन में ये आगे निकल जाते थे, ये पिछड़ जाते थे। ये नवाब से शिकायत करते थे। नवाब कंपनी के अधिकारियों को कहते थे कि भैया आप दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हो। आपको जो अधिकार दिया गया था 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा, वो तो ये था कि आप यहाँ माल खरीदो और सीधे बंदरगाह की ओर जाओ, इंटरनल ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। अब आप इंटरनल ट्रेड करने लगे हो। जब आप यहाँ से माल खरीद करके सीधे बंदरगाह में जाते थे तो हमारे देसी व्यापारी को नुकसान नहीं होता था। अब आपके इंटरनल ट्रेड करने से हमारे देसी व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं। ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। लेकिन कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इस वजह से मीर कासिम ने कहा कि ठीक है, अब इन सारे के सारे चुंगी पोस्ट को हम खत्म कर देते हैं। अब कहीं किसी को चुंगी देना ही नहीं पड़ेगा। कंपनी वाले पहले से नहीं दे रहे थे, भारतीय व्यापारियों को कह दिया गया कि तुम भी अब फ्री ट्रेड व्यापार करो। जब ये भी फ्री ट्रेड व्यापार करेंगे तो ये भी अब अपना माल 100 रुपये में ही, 100 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के बेचने में स्वतंत्र हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। कंपटीशन अब बराबर का हो गया। ये जो
एक्स्ट्रा 25 रुपया चुकाना पड़ता था टैक्स के रूप में भारतीय व्यापारी को, इसलिए उनको अपना माल 125 रुपया से ज़्यादा में ही बेचना पड़ता था। वो वाली स्थिति खत्म हो गई। जैसे ही मीर कासिम ने कहा कि सभी लोग चुंगी मुक्त व्यापार कर सकते हैं, वैसे ही कंपनी सांप की तरह फनफना उठी और अब ये बात लगभग तय है कि दोनों के बीच में टकराव होगा ही होगा। इन्हीं स्थितियों में कंपनी के आगे के कदम से सचेत होते हुए नवाब मीर कासिम ने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया, कहाँ, मुंगेर में, और बंदूक का कारखाना बनाया। और उधर कंपनी ने क्या किया, मुर्शिदाबाद में मीर जफर को दोबारा गद्दी पर बिठा दिया। इसी बैकग्राउंड में बक्सर की लड़ाई होती है। क्लियर है? तो अब हमारे सामने में मुद्दा क्या है, इसका परिणाम क्या है। तो परिणाम की ओर जाने के ठीक पहले एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया? नंबर 1 कैप्टन पैराडाइज, नंबर 2 लॉर्ड क्लाइव, नंबर 3 मैल्कम, नंबर 4 हेक्टर मुनरो, क्या होगा आंसर? उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। कैप्टन पैराडाइज के बारे में मैं पढ़ा चुका हूं पीछे। ये वही आदमी है जिसने कि सेंट टॉमी की लड़ाई में फ्रांसीसियों का नेतृत्व किया था, जबकि इसी के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन को हरा दिया गया था। लॉर्ड क्लाइव प्लासी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। मैल्कम अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो तीसरी लड़ाई हुई थी उस दौरान नेतृत्व किया था, बाद में पढ़ेंगे इसको। हेक्टर मुनरो इस दौर में नेतृत्व कर रहा था। तो बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो का नाम बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों ने पहली दफा भारत के अंदर किसी भारतीय राजा को युद्ध के मैदान में युद्ध की अपनी क्षमता और कुशलता के बदौलत पराजित किया था। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लड़ाई में मीर कासिम का साथ देने के लिए अवध का नवाब भी था और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। ये पहली लड़ाई है जिसमें कि मुगल बादशाह एक तरफ युद्ध के मैदान में है और दूसरी तरफ कंपनी है और मुगल बादशाह हार जाता है। इसलिए बहुत बड़ा युद्ध है। इसलिए इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ो।
तो अब इसका परिणाम, तो इसके बाद हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद में दो संधियां हुई, दो संधियां हुई। इलाहाबाद में दो संधियां हुई। दो संधियां जो हुई है उनमें से ब्रिटिश कंपनी प्लस और फिर ब्रिटिश कंपनी प्लस। ब्रिटिश कंपनी तो दोनों तरफ है ब्रिटिश कंपनी तो दोनों तरफ है, लेकिन प्लस और प्लस की बात कर देखो तो इधर कौन है? इधर है नजमुद्दौला, नज्म उद्दौला और मुगल किंग। मुगल किंग कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और इधर ब्रिटिश कंपनी के साथ दूसरी तरफ है बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला, सॉरी अवध का नवाब, माफ करिए, शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। तो नज्म-उद-दौला कौन था? बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। कुल मिलाकर मैं आपको ये कहूंगा कि आपके नोट्स में इलाहाबाद की संधि के बारे में पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको जिस एक जगह पे फोकस करना है वह है द्वैध शासन के ऊपर। द्वैध शासन इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। द्वैध शासन लिख लीजिए, द्वैध शासन के बारे में हेडिंग दीजिए द्वैध शासन। इसके बारे में थोड़ा लिखना होगा, नोट करिए। द्वैध शासन द्वैध शासन के तहत द्वैध शासन के तहत द्वैध शासन के तहत हमें द्वैध शासन के तहत हमें यह समझना चाहिए कि यह व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा मुगल बादशाह को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए बंगाल के नवाब के ऊपर थोपी गई थी। बंगाल के नवाब के ऊपर थोपी गई थी
क्योंकि क्योंकि बक्सर की लड़ाई में जीतने के बाद कंपनी अपनी मर्जी की संधि की शर्तें अपनी मर्जी की संधि की शर्तें मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब के ऊपर थोपने की स्थिति में थी। मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब पर थोपने की स्थिति में थी। इसके तहत यह प्रावधान हुआ कि 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 बंगाल इसके तहत यह प्रावधान हुआ कि बंगाल का सैद्धांतिक स्वामी मुगल बादशाह है। इसके तहत यह प्रावधान हुआ कि, लिखिएगा नंबर 1 कर दीजिएगा, नंबर 1 कर दीजिएगा। यह प्रावधान हुआ कि नंबर 1, इसका सैद्धांतिक स्वामी मुगल बादशाह है। इसका सैद्धांतिक स्वामी मुगल बादशाह है। नंबर 2 स्मृति मौर्य सर थोड़ा सा और तेज लिखवाइए। बिटिया मैं थोड़ा सा तेज लिखवाता हूँ तो तुम्हारे बाद कोई दूसरा कह देगा सर थोड़ा धीमा लिखवाइए, तो क्या करूँ, ऐसा होता है कभी कभी। ये ऑनलाइन में लिखवाने के दौर में आने वाली एक स्वाभाविक समस्या है। मैं तुम्हारी बात का ख्याल रखूँगा बेटा। चल नंबर 2, मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल का दीवानी दे दिया। कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दिया। नंबर 3, बंगाल के नवाब के पास में वहां का निजामत रहा। बंगाल के नवाब के पास में वहां का निजामत रहा। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इसके तहत यह व्यवस्था हुई कि कंपनी उप दीवानों के सहयोग से बंगाल से राजस्व की वसूली कराएगी। बंगाल से राजस्व की वसूली कराएगी।
और उस राशि से निकालकर एक रकम, उस राशि से निकालकर एक रकम मुगल बादशाह को देगी और एक रकम बंगाल के नवाब को, और एक रकम बंगाल के नवाब को। नवाब उसी पैसे से बंगाल का प्रशासन चलाएगा, नवाब उसी पैसे से बंगाल का प्रशासन चलाएगा। शेष रकम को कंपनी ने अपना लाभांश घोषित कर दिया, शेष रकम को कंपनी ने अपना लाभांश घोषित कर दिया। स्मरणीय है कि राज्य कोई व्यापारी संस्था नहीं होती है, व्यापारी संस्था नहीं होती है। व्यापारी संस्थाएं लाभ और हानि के आधार पर काम करती है, व्यापारी संस्थाएं लाभ या हानि के आधार पर काम करती है, व्यापारी संस्थाएं लाभ या हानि के आधार पर काम करती है। व्यापारी संस्थाएं लाभ या हानि के आधार पर काम करती है, लेकिन कंपनी ने अपनी राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर राजस्व के एक बड़े हिस्से को जब अपना लाभांश घोषित किया तो इतिहासकारों ने इसे लूट और धन के निष्कासन का नाम दिया, लूट और धन के निष्कासन का नाम दिया। इतिहासकारों ने इसे लूट और धन के निष्कासन का नाम दिया। अब देखो बच्चों, द्वैध शासन तुमने लिख लिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि पहले मैं लिखा देता हूं, जहां लिखाना जरूरी होता है, फिर मैं उसे समझाता हूं। मेंस के स्तर पर डिस्क्रिप्टिव तरीके से जब कोई चीज लिखना हो तो लिखने के बाद समझने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है बच्चों में। मैं इसका उल्टा प्रोसेस भी अपना सकता हूं कि पहले समझा दूं और फिर लिखा दूं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि पहले समझाओ तो उस दौरान बच्चे को आधी अधूरी बातें समझ में आती है क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है। लिख चुके हो तो अभी के अभी मैंने एक थोड़ा सा बैकग्राउंड तैयार कर दिया और आप समझोगे तो समझने में सहूलियत होगी। कई बच्चे इसी बीच में पूछते रहते हैं कि सर इस शब्द का मीनिंग क्या है, उस शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक है, आपका प्रश्न जेन्युइन है, लेकिन मैं आपके इन सवालों का जवाब समझाने के क्रम में अपने मन से ही दे दूंगा। उसके बावजूद कोई सवाल रह जाए तो आपका स्वागत है।
एक बच्चा बार बार हमसे ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद में ऋषभदेव का नाम है, तो फिर बौद्ध धर्म कैसे पुराना हुआ, जैन धर्म ज़्यादा पुराना क्यों नहीं हुआ। तो देखो बच्चों, इन सब चीज़ों का कोई ऑब्जेक्टिव जवाब नहीं दिया जा सकता है। सामान्य तौर पर यह सच है कि महावीर जैन की तुलना में गौतम बुद्ध पुराने थे। तो बुद्ध को और महावीर जैन को यदि हम जैन धर्म के संस्थापकों के रूप में देखेंगे तो गौतम बुद्ध पुराने हैं, इसलिए बौद्ध धर्म पुराना है। लेकिन यदि हम ऋषभदेव से जैन धर्म की शुरुआत मानेंगे तो जैन धर्म पुराना है। कुछ चर्चा तो इस तरह की भी है कि बौद्ध धर्म में भी गौतम बुद्ध पहले थोड़े न थे। गौतम बुद्ध भी बौद्ध धर्म के पहले विचारक नहीं थे। स्वयं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कही जाती है जातक कथाओं में कि इसके पहले भी बुद्ध हुए हैं। कहा जाता है कि ये वाले बुद्ध जो थे वो शाक्य मुनि बुद्ध थे, मैंने शाक्य गणराज्य में पैदा होने वाले बुद्ध। इसके पहले भी कई बुद्ध हुए हैं। तो पहले के कई बुद्धों और पहले के कई तीर्थंकरों की कहानियां इतिहास में मौजूद हैं। अतः यदि हमको उन उलझनों में जाना है तो उलझन के लिए इतिहास में एक से एक गड्ढे हैं। खोजोगे तो मैं गड्ढे दिखाता रहूँगा। सामान्य तौर पर बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन है तो गौतम बुद्ध, और जैन धर्म का प्रवर्तक कौन है तो महावीर जैन। पीची की तैयारी ऐसे ही होती है। और महावीर जैन और गौतम बुद्ध में ज़्यादा पुराने कौन है तो गौतम बुद्ध। तो किनका धर्म पुराना हुआ तो बुद्ध का। बस। अब चले लूट और धन के निष्कासन का मामला करने के लिए, सॉरी माफ करिए चलें अब द्वैत शासन को समझने के लिए। द्वैत शासन शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ शासन का दो विरोधी प्रतिस्पर्धी शक्तियों में विभाजन। दो विरोधी प्रतिस्पर्धी शक्तियों में विभाजन। द्वैत शासन का क्या मतलब है? तो शाब्दिक अर्थ है शासन का दो विरोधी और प्रतिस्पर्धी शक्तियों में विभाजन। ये व्यवस्था कब आई? तो 1765 में। कहां आई? बंगाल में। वैसे कब तक रही? तो 1772 तक। कब तक रही? तो 1772 तक। कब आई? तो 1765 में। कब तक रही? 1772 तक। कहां आई? बंगाल में आई। उसके बाद कौन लाया? तो क्लाइव। व्यवस्था क्या थी? तो व्यवस्था में एक तरफ कंपनी को दीवानी मिली, दूसरी तरफ नवाब को निजामत मिला, और तीसरी तरफ मुगल किंग को
एक रकम मिला, एक रकम मिला, परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या निकला? भू राजस्व में वृद्धि हुई, भू राजस्व में वृद्धि हुई, बंगाल में अकाल धन की लूट और निष्कासन और बाद में पूर्णतः विलय। बाद में पूर्णतः विलय, बाद में पूर्णतः विलय, बाद में पूर्णतः विलय। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है, इसको समझते हैं बढ़िया से। जब आप शाब्दिक अर्थ की ओर जाते हो और सुनते हो द्वैध शासन, द्वैध माने दोहरा, माने जिसमें दो शक्तियां हों, जिनके माध्यम से शासन का संचालन होता हो, यानी जिसमें शासन चलाने वाली दो शक्तियां हो, तो कहते हैं द्वैध शासन। अब इसने से स्पष्ट नहीं होगा द्वैध शासन, क्योंकि गौर करने लायक देखो, तुम्हारे देश में भी शासन की शक्तियों का विभाजन होता है। विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। इसे हम द्वैध या त्रैध नहीं कहते। द्वैध शासन शब्द का उपयोग तभी होता है जब शासन की शक्तियों का विभाजन एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तियों के बीच में किया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका में प्रतिस्पर्धा नहीं है। कार्यपालिका एवं विधायिका का न्यायपालिका से प्रतिस्पर्धा नहीं है। एक ही संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत ये लोकतंत्र के बेहतर संचालन के लिए एक ही संविधान निर्माता के द्वारा उसके स्वविवेक से तय किया गया ये एक सिस्टम है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तमाम कमेटियों के सदस्यों ने, विशेष तौर पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने और उसके लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, सबने मिलजुल कर यह तय किया कि हमारा संविधान ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंतर्गत विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं हो। विधायिका के बहुमत से कार्यपालिका बने, लेकिन बावजूद इसके विधायिका की कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी होनी चाहिए, एवं इन दोनों से स्वतंत्र एक न्यायपालिका हो। यदि ऐसी व्यवस्था हम बनाने में कामयाब होंगे तो हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र टिकाऊ हो पाएगा। जब हमने ये व्यवस्था बना लिया तो अब 75 वर्षों से ज़्यादा समय बीत चुका है, हमारी ये व्यवस्था मोटे तौर पर कामयाबी पूर्वक चल रही है, क्योंकि किसी को किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। बीच बीच में
न्यायपालिका और विधायिका या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में कभी कभी खींचतान की स्थितियां आती ज़रूर हैं, लेकिन बावजूद इसके वो रस्सी इतनी नहीं खींचती है कि रस्सी टूट जाए, क्योंकि अंतिम मालिक जनता है। जनता ये चाहती है कि लोकतंत्र की व्यवस्था चलती रहे, और जनता ये मानती है कि लोकतंत्र की व्यवस्था के चलने के लिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को अपना अपना काम करना चाहिए और तीनों को अपनी अपनी शक्तियां मिलनी चाहिए। और इस वजह से यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। लेकिन भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन के दौर में 2 बार द्वैध शासन लागू किया गया, और दोनों ही बार आपको वो कंपटीशन नजर आएगा। एक बार लागू किया गया 1765 ईस्वी में, और एक बार लागू किया गया 1919 ईस्वी में। 1919 के द्वैध को हम बाद में पढ़ेंगे। 1765 के द्वैध को आप ऐसे समझिए कि बंगाल में नवाब के हाथ में सारी शक्तियां थी, लेकिन कंपनी ने युद्ध को जीत लेने के बाद यह तय किया कि रेवेन्यू संबंधित जितने भी मामले हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, और शासन के संचालन का जो मामला है वो नवाब के पास रहेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही दीवानी बोला जाता है। दीवानी का मतलब यहाँ पगला दीवाना वाला दीवानी नहीं है कि मतलब इन्होंने दीवानी ले लिया, इसका मतलब है कि कोई बहुत सुंदर सी नर्तकी रही होगी, कोई बहुत सुंदर सी महिला रही होगी और दीवानी ले लिया, तो मतलब अंग्रेज तो नवाब की जान ही ले लिए। तो ऐसी बात मत समझिएगा आप लोग। दीवानी का मतलब रेवेन्यू। और अब समझने लायक बात यह होती है कि यदि तुम स्टेट के सिद्धांत को समझो तो आपको ये पता चले कि सुरक्षा की व्यवस्था करना, आपके लिए पुलिस का इंतज़ाम करना, मिलिट्री का इंतज़ाम करना, आपके लोगों को न्याय देना, ये सारा का सारा स्टेट का दायित्व होता है, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। और इन्हीं जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए राज्य का गठन किया जाता है। यदि राज्य न हो, आपकी सुरक्षा वगैरह का चाक चौबंद प्रबंध न हो, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाएगी, माने ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को दबा देगा। जिसकी लाठी होगी भैंस उसी की होगी, माने ताकतवर आदमी किसी का भी माल छीन लेगा, किसी का भी मान छीन लेगा, कुछ भी कर लेगा। कहते हैं जाहि की बेटिया सुंदर देखी तहि घर धरे तलवार। ताकतवर आदमी का ही शासन रहता है तो यही होता है कि किसी की भी बेटी यदि सुंदर दिखी तो जाके तलवार रख दिया कि भैया अब मेरे तलवार से अपनी बेटी की शादी कर दो। और वो आदमी कमज़ोर है तो उसको अपने मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए कोई साधन ही नहीं मिलेगा, तो बेचारा शीश झुकाएगा, नहीं तो शीश कटाएगा। इन स्थितियों से बचने के लिए एक राज्य तो चाहिए। राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की जान, लोगों के माल, लोगों के मान की रक्षा करे। ये रक्षा करने वाली जिम्मेदारी किसको दी गई द्वैध शासन के अंतर्गत? तो नवाब को। इसी को कहते हैं निजामत, फारसी भाषा का शब्द है निजामत। और अब सवाल ये उठता है कि तुम ये रक्षा वाली जिम्मेदारी निभाओगे कैसे? इसके लिए तुमको डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, ऑफिसर्स नियुक्त करने होंगे, सिपाही नियुक्त करने होंगे, इनके कार्यों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए और भी कई प्रकार से खर्चे करने होंगे। तो ये सब खर्चा कहाँ से जुटाओगे? पैसा चाहिए। पैसे के लिए फिर यह तय हुआ कि जनता के ऊपर कर लगाओ। कर क्या है? जनता को यह कहना कि तुम्हारे आय का एक हिस्सा हमको दे दो, आय का एक हिस्सा हमको दे दो, उसी हिस्से से हमको जो पैसा हो जाएगा उसी पैसे से हम पुलिस तंत्र और मिलिट्री तंत्र और जुडिशियल तंत्र आदि सब चला लेंगे।
इसीलिए कहा जाता है कि जो जिम्मेदारियां निभाता है उसे हक होता है, अधिकार होता है कि वो तुम्हारे आय का एक हिस्सा ले ले, क्योंकि जिम्मेदारियां भी तो तुम्हारे लिए ही निभा रहा है। तो सुरक्षा आदि की व्यवस्था जिम्मेदारी है और कर लेने की व्यवस्था अधिकार है, कि चूंकि हम तुम्हारे लिए जिम्मेदारी निभाते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं, तो हमको अधिकार है कि हम तुमसे कर लें। जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए कर वसूली के अधिकार को स्टेट के विचारक जरूरी मानते हैं। अब होता ये रहा है अच्छे शासन में कि जिनके पास जिम्मेदारी होती है उन्हीं के पास में अधिकार होता है, जिनके पास जिम्मेदारी हो उन्हीं के पास में अधिकार होता है। तभी तो वो अधिकार के वश वसूल किए गए पैसे से बेहतर जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन द्वैध शासन में क्या हुआ? कंपनी ने कहा कि अधिकार वाला हिस्सा मेरा, मैंने दीवानी मेरा, मैंने पैसा वसूली का अधिकार मेरा, और हमारे द्वारा वसूल किए गए पैसे में से एक रकम हमने मुगल बादशाह को दे दिया, एक रकम हमने बंगाल के नवाब को दे दिया, और बंगाल के नवाब को बोला कि इसी पैसे के दायरे में रह के तुम समस्त जिम्मेदारी निभाओ, और एक रकम अपने पास बचा कर रख लिया, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। कंपनी ने जो पैसा अपने पास बचा के रखा उस पैसे से क्या वो जिम्मेदारी निभा रही थी? कोई जिम्मेदारी नहीं। उसने कहा ये तो हमारा लाभांश है। इसीलिए इतिहासकार ने कहा रे भैया, रेवेन्यू में लाभांश, ये तो लूट का मामला है। इस लूट के मामले का मूल कारण क्या हुआ? तो मूल कारण यह हुआ कि विजेता ने जबरदस्ती एक सिस्टम बनाया था जिसमें कि नवाब को निजामत देकर कहा कि जिम्मेदारी तुम निभाओ, और अपने लिए अधिकार ले लिया, और अधिकार के तहत रेवेन्यू की वसूली करके उसका एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया और अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश में तब्दील कर दिया, शेयर होल्डर्स को लाभांश में बांट दिया। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, इसमें मुगल बादशाह की क्या भूमिका है? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को बक्सर की लड़ाई में हराने के बाद कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के दौरान बोला कि अभी तक बंगाल के ऑफिशियल शासक तो आप ही हो, बंगाल ही नहीं समस्त मुगल साम्राज्य के शासक तो आप ही हो, तो आप अपना मोहर लगाकर ये वैधानिक व्यवस्था कर दो कि आपने यह इंतजाम किया है कि बंगाल के शासन को दो भागों में बांटा जा रहा है, निजामत नवाब के पास में रहेगा और दीवानी कंपनी के पास में आ जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि मुगल बादशाह ने यदि व्यवस्था बनाया है तो इसको हम क्या कहेंगे? यदि वास्तव में यह व्यवस्था मुगल बादशाह ने बनाया होता, यह व्यवस्था यदि वास्तव में मुगल बादशाह ने बनाया होता तो इसे हम शक्ति का पृथक्करण कहते, शक्ति का पृथक्करण कहते। यह व्यवस्था यदि वास्तव में मुगल बादशाह ने बनाया होता, अपनी मर्जी से बनाया होता, अपनी शक्ति से चलाया होता, तो उसे हम शक्ति का पृथक्करण कहते कि मुगल बादशाह के दिमाग में एक बात आई कि बंगाल का पूरा शासन एक व्यक्ति के हाथ में रहेगा, वह व्यक्ति मनमर्जी कर सकता है, वह व्यक्ति विद्रोही हो सकता है, इससे मुगल साम्राज्य खतरे में जा सकता है। तो एक काम करते हैं कि मुगल साम्राज्य के किसी भी प्रांत में सारा शासन संबंधी कार्य एक व्यक्ति के हाथ में न रखा जाए, दो व्यक्तियों के हाथ में शासन को बांट दिया जाए, एक को दे दिया जाए निजामत देखने का दायित्व, एक को दे दिया जाए दीवानी का काम।
यदि मुगल बादशाह अपनी मर्जी से ये काम करे तो, अपनी सत्ता को अपनी शक्ति से चलाए तो हम इसे शक्ति का पृथक्करण कहेंगे। लेकिन इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत जो व्यवस्था हुई है उसमें क्या बात है, हारा हुआ मुगल बादशाह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा तैयार किए गए प्रपोजल के ऊपर अपना मोहर लगा दिया। लॉर्ड क्लाइव ने मुगल बादशाह को बोला कि आप हमको बंगाल की दीवानी दे दो। मुगल बादशाह बोला अरे हमारे पास में है कहां जो हम दे दें। तो लॉर्ड क्लाइव बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोहर मारना है। हरा चुके हैं हम सबको युद्ध के मैदान में। बंगाल के नवाब को तो हम चाहें तो कान पकड़ के उठक बैठक करवा दें, और हार आ भी चुके हैं। जो कहेंगे सो करिए, आपका भी इसी में फायदा होगा। मुगल बादशाह ने लॉर्ड क्लाइव के द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के मसौदे पे अपना मोहर मार दिया, और इसके बदले में मुगल बादशाह को क्या मिला, तो सालाना एक रकम मिलता रहा कि लो इतना पैसा लो, इतने में तुम अपना खर्चा पानी चलाओ। अब सवाल ये उठता है कि मुगल बादशाह से मोहर मरवाने का कंपनी को क्या फायदा था। तो कंपनी असल में अपनी आक्रामकता को छुपा के रखना चाहती थी। मैं पीछे भी बता चुका हूं कि कंपनी वाले नहीं चाहते थे कि भारत की राजनीतिक शक्तियां यह समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी आक्रामक है, बहुत दूर तक विस्तार करना चाहती है, बहुत शक्तिशाली है, अतः उससे बचने की ज़रूरत है, अतः उससे डरने की ज़रूरत है, अतः उसके खिलाफ मोर्चाबंदी करने की ज़रूरत है। यदि भारतीय शक्तियों ने यह समझ लिया होता तब तो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में विस्तार ही मुश्किल हो जाता। तो कंपनी वाले ने अपनी आक्रामकता को छुपाया और मुगल बादशाह के मोहर का उपयोग करते हुए अपनी प्राप्ति को वैधानिक बना लिया। और मात्र 7 वर्षों के बाद यह कह दिया कि बंगाल में शक्ति के इस विभाजन की व्यवस्था के कारण शासन ठीक से नहीं चल रहा है, नवाब अयोग्य है, नालायक है, अतः बेहतर है कि पूरा शासन अपने हाथ में हम ले लें। पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। बंगाल के नवाब को जो पैसा देता था निजामत चलाने के लिए, अब वो किसी को देने की जरूरत नहीं है, नवाब की सत्ता ही खत्म हो गई। मुगल बादशाह को जो देता था सालाना रकम, वो भी खत्म हो गया। मुगल बादशाह को ऊपर ऊपर यह बोलता रहा कि आप तो समस्त भारत के स्वामी हैं, हमारे भी स्वामी हैं, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सबॉर्डिनेट हैं। ये सब भी बातें इसलिए बोलता रहा ताकि जनता को गुमराह कर सके और भारत के राजाओं की आंख में धूल झोंक सके। बाकी मुगल बादशाह की कोई हैसियत वो मानता नहीं था, सिवाय इसके कि मुगल बादशाह के सामने जब खड़ा होता था तो इज्जत से पेश आता था। समझ गए? तो अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि शब्द का अर्थ समझ गए हैं। दोहरा कब मालूम है, कहां मालूम है, कौन लाया मालूम है, व्यवस्था क्या थी। तो कंपनी को दीवानी मिली, नवाब को निजामत मिला, और यह सब मुगल बादशाह के मोहर से हुआ था। नतीजा क्या निकल के आ रहा है, तो बंगाल में रेवेन्यू में वृद्धि हो गई, क्योंकि कंपनी वाले अपनी मर्जी से रेवेन्यू की वसूली करते थे। कितना रेवेन्यू तय होगा ये नवाब नहीं तय करता था, अब कंपनी तय करती थी। और जनता से वसूल किए गए रकम का एक बड़ा हिस्सा चूंकि कंपनी ने अपने लाभांश में तब्दील कर लिया, यानी लूटपाट का काम कर लिया, धन के निष्कासन का काम कर लिया, तो नतीजा क्या निकला, बंगाल में अकाल पड़ गया। बंगाल में अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। बंगाल की 1/3 आबादी मर गई। और जब बंगाल की 1/3 आबादी मर रही थी, उस साल भी रेवेन्यू की वसूली में कोई कमी नहीं हुई। बंगाल में अकाल पड़ा, 1/3 आबादी मर गई, और तब भी उसके रेवेन्यू की वसूली में कोई कमी नहीं हुई। इतना हृदयहीन, इतना असंवेदनशील
इतना कठोर, इतना निर्मम, इतना विभत्स शासन भारत ने अपने सैकड़ों हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं देखा था। समझ गए? और 7 वर्षों के अंतराल में क्या कहानी हुई कि बंगाल के शासन को कंपनी ने पूर्णतया अपने अधीन कर लिया। अब क्वेश्चन लिखो, अब क्वेश्चन लिखो एक, द्वैध शासन को शक्ति का पृथक्करण बताना, शक्ति का पृथक्करण बताना अंग्रेजों की चालबाजी थी। वस्तुतः यह व्यवस्था दायित्व और अधिकार के विभाजन पर आधारित थी। वस्तुतः यह व्यवस्था दायित्व और अधिकार के विभाजन पर आधारित थी। प्रकाश डालें। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है। द्वैध शासन को शक्ति का पृथक्करण बताना अंग्रेजों की चालबाजी थी। वस्तुतः यह व्यवस्था दायित्व और अधिकार के विभाजन पर आधारित थी। क्लियर है? अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वह है प्लासी की लड़ाई के प्रभावों की जांच करें। प्लासी की लड़ाई के प्रभावों की जांच करें। यह कहना किस हद तक सही है? यह कहना किस हद तक सही है? यह कहना किस हद तक सही है कि यह कहना किस हद तक सही है कि यह कहना किस हद तक सही है कि यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। आधुनिक भारत की शुरुआत हुई।
यह कहना किस हद तक सही है कि यहाँ से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई? यही क्वेश्चन आपके सामने में प्लासी की लड़ाई से पूछा जा सकता है। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखा देता हूं, आप लिख लो, आपका ये तैयार हो जाएगा। लिखो, प्लासी की लड़ाई 1757 ब्रैकेट में लिख देना 23 जून। प्लासी की लड़ाई 1757 ब्रैकेट में लिखना 23 जून को हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 23 जून को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें कंपनी की जीत हुई, इसके तहत जो परिवर्तन आया वह ऐतिहासिक महत्व का है। इसके तहत जो परिवर्तन आया वह ऐतिहासिक महत्व का है। इसके तहत जो परिवर्तन आया वह ऐतिहासिक महत्व का है। जैसे कि नंबर 1, कंपनी अपनी मर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया, अपनी मर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया। कंपनी अपनी मर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने में कामयाब रही, ऐसे लिखना। कंपनी अपनी मर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने में कामयाब रही और उनके माध्यम से पर्याप्त धन वसूली किया, यहां से धन के निष्कासन की शुरुआत हो गई। नंबर दो, कंपनी ने अपनी मर्जी का व्यापार करना शुरू किया, अपनी मर्जी का व्यापार शुरू किया, जिसके तहत दस्तक का दुरुपयोग होने लगा, एवं
एवं नहीं, एवं मत लिखिए, एवं मत लिखिएगा, एवं छोड़ दीजिए। जिसके तहत दस्ता का दुरुपयोग हुआ। आंतरिक व्यापार से होने वाली आमदनी, आंतरिक व्यापार से होने वाली आमदनी होने वाली आमदनी आंतरिक व्यापार से होने वाली आमदनी और 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 राजस्व की आय, राजस्व की आय से जो धन इकट्ठा हुआ, राजस्व की आय से जो धन इकट्ठा हुआ कंपनी ने उसी से भारतीय माल खरीदना शुरू किया, उसी से भारतीय माल खरीदना शुरू किया। कंपनी ने उसी से भारतीय माल खरीदना शुरू किया। उसी से भारतीय माल खरीदना शुरू किया। कंपनी ने उसी से भारतीय माल खरीदना शुरू किया। इसके पहले तक भारतीय माल खरीदने के लिए कंपनी इंग्लैंड से धन लेकर आती थी। धन लेकर आती थी। लेकिन अब लेन देन का ये मामला बंद हो गया और भारत से धन का एक तरफा बहाव होने लगा। और अब भारत से एक तरफा बहाव होने लगा। भारत से अब धन का एक तरफा बहाव होने लगा। तीसरा पॉइंट ईस्ट इंडिया कंपनी को प्लासी की लड़ाई से जो प्राप्त हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्लासी की लड़ाई से जो प्राप्त हुआ, उसके बदौलत बंगाल में उनका पांव जम गया।
बंगाल में उनका पांव जम गया। और बंगाल जब कंपनी के हाथ में आ गया तब, और बंगाल जब कंपनी के हाथ में आ गया तब भारत विजय की कंपनी की क्षमता निर्णायक स्तर पर बढ़ गई। यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की दृष्टि से, यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की दृष्टि से प्लासी की लड़ाई निर्णायक महत्व की थी। प्लासी की लड़ाई निर्णायक महत्व की थी। नंबर 4, नंबर 4, प्लासी के रास्ते चूंकि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, और प्लासी के रास्ते चूंकि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, और इसी दौरान ही भारत का आधुनिकीकरण हुआ। भारत का आधुनिकीकरण हुआ। इसलिए कई इतिहासकार आधुनिक भारत की शुरुआत करने वाली घटना मानते हैं। कई इतिहासकार आधुनिक भारत की शुरुआत करने वाली घटना मानते हैं। फिर से बोलता हूं, प्लासी की लड़ाई से भारत विजय में अंग्रेजों को सहयोग मिला, और अंग्रेजों के शासन के दौरान क्योंकि आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, इसीलिए कई इतिहासकार यह मानते हैं कि प्लासी की लड़ाई से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। अब भाषा तो मैं बदल दिया हूं, लेकिन पॉइंट यही था। अब तुम इसके मुताबिक अपनी भाषा तो गढ़ सकते हो। यदि पॉइंट मालूम हो जाए, शब्द और बिंदु और फैक्ट मालूम हो जाएं, तो भाषा तो तुम गढ़ ही सकते हो। चलो, अब पैराग्राफ चेंज कर दो। लिखो, किंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नंबर एक,
बक्सर की लड़ाई को जीते बिना बक्सर की लड़ाई को जीते बिना बंगाल में कंपनी की पकड़ निर्णायक रूप से नहीं स्थापित हुई थी। बक्सर की लड़ाई को जीते बिना बंगाल में कंपनी की पकड़ निर्णायक नहीं हुई थी। बक्सर की लड़ाई को जीते बिना बंगाल में कंपनी की पकड़ निर्णायक नहीं हुई थी। नंबर 2, बंगाल को जीतने के बाद भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित नहीं हुई थी। बंगाल को जीतने के बाद भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित नहीं हुई थी। बंगाल को जीतने के बाद भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित नहीं हुई थी। अभी उन्हें गोपाल जी, आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बंगाल विजय के बावजूद भारत में कंपनी की जीत सुनिश्चित नहीं हुई थी। उन्हें इसके बाद भी कई सारे युद्ध और रणनीतियों की जरूरत पड़ी। इन्हें इसके बाद भी कई सारे युद्धों और रणनीतियों की जरूरत पड़ी। नंबर तीन, आधुनिक भारत को किसी घटना का परिणाम मानना ठीक नहीं है। आधुनिक भारत को किसी घटना का परिणाम मानना ठीक नहीं है, बल्कि वह एक प्रक्रिया का परिणाम है। एक प्रक्रिया का परिणाम है। वह एक प्रक्रिया का परिणाम है। और फिर यह समझना भी जरूरी है कि ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक था।
जो शोषण, भेदभाव, जो शोषण, भेदभाव और दमन पर आधारित था, दमन पर आधारित था। अतः प्लासी की लड़ाई को आधुनिक भारत की शुरुआत कर्ता लड़ाई की तरह देखने के बजाय आधुनिक भारत की शुरुआत कर्ता की तरह देखने के बजाय साम्राज्यवाद की लंबी काली रात की शुरुआत करता के रूप में देखना चाहिए। साम्राज्यवाद की लंबी काली रात की शुरुआत कर्ता के रूप में देखना चाहिए। लंबी काली रात की शुरुआत कर्ता के रूप में देखना चाहिए। अब आपको कह सकता हूं कि यह टॉपिक आपका खत्म हो गया है। आपको इसे दोबारा समझना पड़ेगा। प्लासी की लड़ाई को लेकर क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। आपको यह समझना है कि अंग्रेजों की भारत जीत के दौरान कोई एक लड़ाई जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के दौरान उन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती। एक लड़ाई जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है तो प्लासी की लड़ाई है। मेंस में, पीटी में तो किसी पर भी। तो क्यों ज़्यादा संभावना बनती है? क्योंकि लोग मानते हैं कि प्लासी की लड़ाई जीत लिया अंग्रेजों ने तो भारत में साम्राज्य की स्थापना हो गई, और मानते हैं कि प्लासी की लड़ाई से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हो गई। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं जदुनाथ सरकार, उन्होंने लिखा है कि 23 जून 1757 से भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है, भारत में मध्यकाल का अंत होता है। तो वहीं से, और जदुनाथ सरकार बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, अंग्रेजों के काल में सर की उपाधि उनको मिली हुई थी, सर जदुनाथ सरकार, कि 23 जून 1757 से भारत में मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल की शुरुआत होती है। तो 23 जून 1757 क्या है? वही प्लासी की लड़ाई की तिथि। तो इसको लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब हम प्लासी की लड़ाई के परिणामों के ऊपर यदि विचार करें तो देखो कि एक सीधा सीधा परिणाम तो है कि अंग्रेज की जीत हुई, नवाब हार गया, लेकिन ज़्यादा गहरे परिणाम तो उसके आगे हैं। तो गहरे परिणाम में हमने सबसे पहला पॉइंट ये दिया कि बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को मनमर्जी के व्यक्ति को गद्दी पर बिठाने में कामयाबी मिल गई, यानी एक कठपुतली को गद्दी पर बिठाने में कामयाबी मिली, और उससे पैसे की वसूली करते रहे। ये एक छोटा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपनी वाले बंगाल से इसके पहले भी माल खरीदते थे,
और इंग्लैंड की ओर या दुनिया के दूसरे देशों की ओर ले जाते थे और वहाँ बेच के पैसे कमाते थे। लेकिन तब क्या होता था कि माल खरीदने के लिए पैसा वो अपने देश से लेकर आते थे। और अब क्या हो गया, माल खरीदने के लिए उनको अपने देश से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं रही। वो माल खरीदते हैं भारत के आंतरिक व्यापार से होने वाले लाभ के बदौलत और भारतीयों से वसूले गए रेवेन्यू के बदौलत। यानी कि वो भारत से जो कमाई कर रहे थे उसी कमाई के पैसे से भारतीय माल खरीद रहे थे और माल वो इंग्लैंड की ओर या दुनिया के दूसरे देशों की ओर भेज रहे थे और वहां बेचकर पैसा कमा रहे थे। तो तुम ये देखो कि भारत से भारत का माल गया, बंगाल से बंगाल का माल गया। बंगाल को क्या मिला? मैं बंगाल का एक व्यापारी हूं, तो कंपनी वाले यदि मेरे यहां से माल खरीदने आएंगे तो मुझे पैसा देंगे। ऐसा नहीं कि व्यापारियों से जबरदस्ती छीन लिया गया और लूट लिया गया, नहीं। तुम व्यापारी हो गए तो तुमसे कंपनी वाले माल खरीदने जाएंगे तो तुमको पैसे देंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कंपनी वाले जो पैसा दे रहे हैं व्यापारियों को उनका माल खरीदने के लिए, वो पैसा वो ला कहां से रहे हैं? क्या वो पैसा अब वो इंग्लैंड से ला रहे हैं? तो नहीं, वो पैसा अब वो लोग यहीं से कमा रहे हैं। और इस वजह से हमने कहा कि व्यापार का पूरा सिस्टम ही बदल गया। पहले सारे पैसे आते थे इंग्लैंड से, यह व्यापार कहलाता था कि वहां से पैसा आया, यहां से माल गया। अब क्या, वहां से पैसा आना बंद हो गया, यहां से माल जाना जारी रहा, बल्कि बढ़ गया। तो ये क्या है? धन का एक तरफा बहाव, यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। फिर तीसरी क्या कहानी हुई कि पलासी जीते तो बंगाल जीतने में कामयाबी, बंगाल जीते तो भारत जीतने में कामयाबी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और चौथी बात यह कि चूंकि अंग्रेजों के शासन के दौर में ही आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, तो इसलिए लोग कहते हैं कि पलासी की लड़ाई एक तरीके की निर्णायक लड़ाई है, एक तरह की विभाजक रेखा वाली लड़ाई है। इसके बाद भारत में आधुनिक काल की शुरुआत होती है। ये चारों पॉइंट पहले बता दो, उसके बाद समीक्षा करने के लिए क्या कहेंगे हम कि सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना जरूरी होगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है? तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा है कि यह कहना किस हद तक सही है कि यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, और दूसरा इसके प्रभावों की जांच करें। ये दोनों शब्दों पे गौर करो, प्रभावों की जांच करें। जब कोई हिस्टोरियन कहता है कि पलासी की लड़ाई जीतते ही बंगाल के ऊपर कंपनी का प्रभाव जम गया और बंगाल के रास्ते पूरे भारत में प्रभाव जम गया और भारत पर अंग्रेजों के शासन के दौरान आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, तो पलासी की लड़ाई के रास्ते आधुनिक भारत की शुरुआत हो गई, ये किसी हिस्टोरियन का क्लेम है और तुमसे कहा गया है कि तुम इसकी जांच करो। ऐसा नहीं है कि तुम शब्दों के आधार को समझे बिना ही अपने मन से कुछ कथा गढ़ दोगे। जांच करना पड़ेगा कि क्या सच में ऐसा ही हुआ था। तो हमने क्या लिखा सिक्के के दूसरे पहलू के तहत? भैया, पलासी की लड़ाई में कंपनी की जीत हुई। इसका यह नहीं मतलब निकालिए कि बंगाल के ऊपर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल के ऊपर कंपनी के नियंत्रण को निर्णायक बनाने के लिए उनको बक्सर की जीत भी हासिल करनी पड़ी, क्योंकि मीर जफर, जिनको पलासी के बाद इन्होंने गद्दी पर बिठाया था, वो तो डचों के साथ में गठजोड़ कर लिया था। और मीर कासिम, जिनको इन्होंने मीर जफर के जगह पर नवाब बनाया था, उसने तो शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह के साथ गठजोड़ कर लिया था। यदि इन दोनों में से किसी भी लड़ाई में कंपनी वाले हार गए होते तो इन दोनों में से किसी भी लड़ाई में यदि कंपनी वाले हार गए होते तो उनका तो खेल ही खत्म हो जाता। अतः पलासी की लड़ाई महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन
निर्णायक नहीं है। दूसरी बात कि कंपनी वाले बंगाल को तो चलो जीत लिए, तो क्या बंगाल जीतने से उनका भारत को जीतने का मौका एकदम निरापद हो गया? क्या वो बंगाल जीतते ही पूरे भारत जीत लेंगे, ये सुनिश्चित हो गया? तो नहीं, अभी उनको इसके बाद भी कई सारे युद्ध करना पड़ा। उन युद्धों में कई दफा अंग्रेज नहीं जीत पाए, कई सारी संधियां करनी पड़ी, कई तरह की रणनीतियां अपनानी पड़ी, और उन सब के बदौलत भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। और इनमें से यदि कोई बड़ा युद्ध हार गए होते, यदि इनके खिलाफ कोई मोर्चा बन गया होता, तो अंग्रेजों को जो उपलब्धियां हासिल हुई थी वो उपलब्धियां उनके हाथ से निकल भी सकती थी। राजनीति में कोई प्राप्ति अस्थायी थोड़े होती है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि बंगाल जीत गए तो भारत में उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बंगाल में उनकी सत्ता जब स्थापित हुई तो भारत को जीतने की उनकी संभावना बढ़ गई थी। संभावना के बढ़ जाने या संभावना के प्रबल हो जाने को जीत लेने की गारंटी का नाम नहीं दिया जा सकता। और फिर तीसरी बात मैंने ये बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता यदि पलासी के रास्ते शुरू हो गई तो भी इसे हम आधुनिक भारत की शुरुआत कहें क्या? आधुनिक भारत की शुरुआत शब्द से तुम्हारे मन में कौन सा बोध पैदा होता है? आधुनिकता एक सकारात्मक शब्द है। आधुनिकता का मतलब है कि इसके रास्ते प्रगतिशीलता आई। आधुनिकता का मतलब है इसके रास्ते कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, बौद्धिक सुधार हुए और भारत मध्यकाल के अंधेरे से निकलकर आधुनिक काल के उजाले में आ गया। तो क्या आप ब्रिटिश शासनकाल को एक उजाले की तरह देखना चाहते हो? तो हमारा उत्तर है ना भैया, ये तो साम्राज्यवादी शासन था। इसमें शोषण हुआ, इसमें नस्ल भेद हुआ, इसमें दमन हुआ। हिंदुस्तान जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य में एक समृद्ध देश था, वो अंग्रेजों के जाने के समय 20वीं शताब्दी के मध्य के दौरान एक कंगाल देश था। तो हमें कंगाल कर देने वाली शासन व्यवस्था को क्या आधुनिकता लाने वाली शासन व्यवस्था मान के उनके सामने सम्मान से सर झुकाना चाहिए? उनके प्रति क्या हमारे मन में कृतज्ञता का बोध होना चाहिए? ना भैया ना। कृतज्ञता का बोध काहे का? हम कहेंगे कि 1757 के 23 जून की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के रास्ते भारत में साम्राज्यवाद की लंबी काली रात की शुरुआत हुई थी। दैट्स इट। अब इतनी बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ में देखो तो तुमको न सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर मालूम हुआ, देखो मैं आपको यह बता रहा था कि प्लासी की लड़ाई के निर्णायक होने, आधुनिक भारत की शुरुआत करता होने के बारे में 4 पॉइंट्स दे दिया पहले। फिर हमने कहा कि प्रश्न में चूंकि ये बात कही गई है कि तुम जांच करो कि इसके क्या परिणाम निकले और बताओ कि क्या इससे आधुनिक भारत की शुरुआत हुई है का दावा करना ठीक है। तो हमने कहा कि प्लासी यदि वो जीत भी गए थे तो इसके बदौलत पूरा बंगाल उनके अधीन आ गया, ये बात कहना अतिवादी बात है, क्योंकि मीर जफर इसके बाद उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा था। फिर मीर जफर को गद्दी पर बिठाए, मीर जफर को गद्दी से उतार के मीर कासिम को गद्दी पर बिठाए, तो वो भी उनके खिलाफ षड्यंत्र किया। यानी कि बक्सर की लड़ाई की जीत के पहले प्लासी से जो प्राप्तियां हुई थी वो प्राप्तियां अभी सुरक्षित नहीं थी। दूसरी बात मैंने बताया कि
सर जीत लिए तो बंगाल जीत लिए, चलो ठीक है भैया, बंगाल आ गए आपके अधीन। तो बंगाल जीत लेने के बावजूद क्या उनको पूरे भारत में जीत लेने की गारंटी मिल गई थी? नहीं। बंगाल जीत लिए तो भारत में उनकी जीत की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन गारंटी नहीं हुई थी। इसके बाद भी उनको कई सारे युद्ध करना पड़ा, कई सारी संधियां करनी पड़ी। यदि वो रणनीतियां ना अपनाते, यदि वो संधियां न करते, तो भारत में कंपनी की जीत ना हो पाती। यदि उनके खिलाफ कोई ताकतवर मोर्चा बन गया होता तो जीतना तो दूर की बात है, जो क्षेत्र जीत लिए थे उस क्षेत्र से भी हाथ धोना पड़ सकता था, बंगाल से भी हाथ धोना पड़ सकता था, यदि इनके खिलाफ कोई ताकतवर मोर्चा खड़ा हो गया होता तो भारत में उनकी जीत के पीछे रिंग फेंस की पॉलिसी का भी योगदान माना जाएगा, सहायक संधि का भी योगदान माना जाएगा, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का भी योगदान माना जाएगा। सभी नीतियों और कार्यक्रमों ने योगदान किया, तब जाकर भारत को जीते। और बंगाल जीतने के बाद भी उनको कई सारे युद्ध करना पड़ा, मैसूर से, मराठा से, सिंध से, पंजाब से, तब जाकर भारत में उनकी सत्ता स्थापित हुई। बस एक अकेला बंगाल जीत लिए और पूरे भारत में साम्राज्य की सत्ता स्थापित हो गई, ये बातें अतिवादी हैं। और अगली बात ये कि उन्होंने बंगाल जीता तो इस रास्ते क्या हम ये मान लें कि 1757 की 23 जून की जो तिथि है वो बड़ी पवित्र तिथि है भारत के लिए, कि उसके रास्ते भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हो गई? मैंने कहा नहीं, आधुनिकता एक सकारात्मक शब्द है। आधुनिकता एक ऐसे शब्द का बोध कराता है जिसके रास्ते भारत में शुभता का आगमन हुआ हो, सुधार की शुरुआत हुई हो, समाज में, संस्कृति में, शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति में, प्रशासन में ऐसे सुधारों का संकेत देती है ये आधुनिकता, कि जिसके रास्ते भारत मध्यकाल की काली अंधेरी रात से बाहर निकलकर आधुनिकता के उजाले में आ गया हो। तो क्या हम प्लासी की लड़ाई को भारत में उजाला लाने वाले एक ध्रुव तारा की तरह देखेंगे? मेरा उत्तर है नहीं। प्लासी की लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित करने वाली लड़ाई भी यदि है तो वह लड़ाई हिंदुस्तान में साम्राज्य की सत्ता स्थापित करने वाली लड़ाई मानी जाएगी। और साम्राज्य की सत्ता शोषणात्मक थी, भेदभावकारी थी, दमनकारी थी। अतः इसे हम साम्राज्यवाद की काली लंबी रात की शुरुआत की तिथि की तरह देखते हैं, आधुनिकता की शुरुआत करता तिथि की तरह नहीं देखते हैं। अब हमारा ये मामला हो गया कंप्लीट, समझ गए? तो अब आज का क्लास अब किधर जाएगा? मात्र 4 मिनट बचा है, तो 4 मिनट के बचने के अंतर्गत हम सिर्फ एक छोटा पॉइंट डिस्कस करते हैं, छोटा सा पॉइंट, कि 1765 से चलने वाला द्वैध शासन लूट और अराजकता का काल था। यह शासन प्रयोजन पर आधारित था, प्रयोजन पर आधारित था। यह शासन प्रयोजन पर आधारित था। 1773 से नवीन व्यवस्था आरंभ हुई।
प्रायोजन समाप्त हुआ, लूट जारी रहा, लूट जारी रही। इसका क्या मतलब है? तो 1765 में जो शासन की पद्धति शुरू हुई उसको प्रायोजन की शासन पद्धति कहते हैं। प्रायोजन का मतलब होता है कि वास्तविक सत्ता किसी और के हाथ में है और शासन चला कोई और रहा है। तो वास्तविक सत्ता आ गई थी अंग्रेजों के हाथ में और शासन चला रहा था नवाब। तो इसको क्या कहते हैं? प्रायोजन की व्यवस्था। वास्तविक सत्ता किसी और के हाथ में और शासन चला कोई और रहा है। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई थी, उन्हीं के पास में रेवेन्यू आ गया था, उसी रेवेन्यू का एक रकम वो नवाब को देते थे और नवाब उसके बदौलत शासन चलाता था। और चूंकि नवाब को कम पैसे देते थे तो शासन ठीक से चल नहीं पाता था, तो अराजकता हो जाती थी। और ज़्यादातर पैसा कंपनी वाले बचा लेते थे अपने लाभांश के रूप में, तो ये लूट हो जाता था। लेकिन 1773 तक आते आते क्या हुआ? कंपनी ने द्वैध शासन खत्म कर दिया, यानी प्रायोजन व्यवस्था खत्म हो गई। प्रायोजन की व्यवस्था खत्म हो गई और बंगाल का पूरा शासन कंपनी के हाथ में आ गया। बंगाल का पूरा शासन कंपनी के हाथ में आ गया तो प्रायोजन तो खत्म हो गया, लेकिन क्या बंगाल के लूट पे कोई रोक लगी? लूट तो तब तक बंगाल का होता रहा जब तक कि भारत में अंग्रेजों का शासन बना रहा। तो 1772-73 तक आते आते यह निर्णय हो गया कि बंगाल का पूरा शासन कंपनी के हाथ में आ जाएगा। जैसे ही बंगाल का पूरा शासन कंपनी ने अपने हाथ में लिया, प्रायोजन की व्यवस्था खत्म हुई और सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। और लूट तो पहले भी चल रहा था, बाद में चलता ही रहा। आज की कक्षा यहीं पर रुकेगी।